Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss anti-UGC NET and our topic is the Victorian and modern age non-fiction. Okay, and this is our first part. Our 22nd chapter is going on. चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में. बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. Which work is about a fictional editor who becomes fascinated with a German professor by the name of Professor Teufelsdrockh. And the options are Saturn Researchers, Life of John Sterling, History of Frederick II, Past and Present. And the right answer is Saturn Researchers. कौन सा वर्क है जिसमें एक फिक्शनल एडिटर है जो कि मतलब बाद में एक जर्मन प्रोफेसर बन जाते हैं जिनका नाम दिया जाता है प्रोफेसर ट्यूफेल्सड्रॉक. ठीक है, तो वो कौन सा वर्क है? सैटर्न रिसर्चर्स. ठीक है, सैटर्न रिसर्चर्स में एक ऐसे फिक्शन का बताया जाता है जो एक एडिटर रहता है बाद में प्रोफेसर बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन विच ऑफ हिज वर्क स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन हिस्ट्री. कौन है जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ध्यान देता है, स्ट्रेस करता है किसमें? इंडिविजुअल इन हिस्ट्री में. तो वो है थॉमस. ऑप्शंस आर थॉमस मैकले, क्रिटिकल एंड हिस्ट्रिकल एसेस, J.S. Mill on Liberty, Thomas Carlyle on Heroes and Hero Worship and the Heroic in History, Walter Pater, The Renaissance. And the right answer is Thomas Carlyle on Heroes and Hero Worship and the Heroic in History. तो ये है थॉमस कैरल जो कि इंडिविजुअल हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है, एक इंडिविजुअल का हिस्ट्री में क्या घटा उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं. कौन? थॉमस कैरल. और उनका लिखा हुआ क्या है? ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप द हीरोइक इन हिस्ट्री. ठीक है, our next question is which Victorian prose writer received the Prussian Order of Merit in 1874. कौन से विक्टोरियन प्रोज राइटर थे जिन्हें प्रूसियन ऑर्डर का मेरिट अवार्ड मिला था 1874 में? एंड द ऑप्शंस आर जॉन हेनरी न्यूमैन, थॉमस कैरल, जेम्स एंथनी फ्राउड एंड जॉन रस्किन. द राइट आंसर इज थॉमस कैरल. थॉमस कैरल जी को प्रूसियन ऑर्डर मेरिट का उन्हें रिवार्ड मिला था, अवार्ड मिला था 1874 में. ओके, next question is who among the following was a regular contributor to the Edinburgh Review, a journal. तो किसको एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर का जर्नल थे वो. ठीक है, एडिनबर्ग रिव्यू के जर्नल थे जिन्होंने रेगुलर कंट्रीब्यूट किया था इस जर्नल में. ठीक है, तो कौन है वो? थॉमस कैरल, थॉमस मैकले, J.S. मिल, वॉल्टर पैटर. राइट आंसर इज थॉमस मैकले. थॉमस मैकले जी ऐसे वो इंसान है जिन्होंने रेगुलरली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था किसमें? एडिनबर्ग रिव्यू जो जर्नल है इसमें उन्होंने रेगुलरली उन्होंने क्या किया था? कंट्रीब्यूशन दिया था अपना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हुम वाज द जर्नल एडिनबर्ग रिव्यू फाउंडेड. एंड एडिनबर्ग रिव्यू जो है किसने निकाला था? थॉमस कैरल, थॉमस मैकले, जॉन हेनरी न्यूमैन, हेनरी ब्रूगम. एंड द राइट आंसर इज हेनरी ब्रूगम. हेनरी ब्रूगम जी जो है एडिनबर्ग रिव्यू को उन्होंने निकाला था. ठीक है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन किसने दिया था? रेगुलरली थॉमस मैकले ने जी भी दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हेनरी न्यूमैन. जॉन हेनरी न्यूमैन जी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस आर द एराइन्स ऑफ द 4th century, लॉस्ट एंड गेन, एपोलॉजिया प्रो विटा सुआ, सर्मन नोट्स. एंड द राइट आंसर इज एपोलॉजिया प्रो विटा सुआ. ये हमारे जॉन हेनरी न्यूमैन जी का सबसे फेमस वर्क है. ओके, our next question is which of these works of John Henry Newman was retitled the Via Media. कौन सा वर्क है न्यूमैन जी का जिसका नाम फिर से दिया गया था द विया मीडिया? एंड द ऑप्शंस आर प्रीफेस टू द प्रोफेटिकल ऑफिस, कैलिसा, द आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी, एपोलॉजिया प्रो वाइटा सुआ. राइट आंसर इज प्रीफेस टू द प्रोफेटिकल ऑफिस. इसका दूसरा नाम क्या दिया गया था? इसको रीटाइटल, इसका नाम चेंज किया गया था और बाद में इसका नाम दिया गया था द विया मीडिया. ओके, इसे किसने लिखा है? जॉन हेनरी न्यूमैन ने लिखा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन प्रोज राइटर्स कंपोज द ड्रीम ऑफ जीरोनिसिस. तो कौन सा इसमें से उनका वर्क है? विक्टोरियन प्रोज राइटर है जिन्होंने लिखा था द ड्रीम ऑफ जीरोनिसिस. एंड द ऑप्शंस आर वॉल्टर पैटर, सेकंड ऑप्शन इज जॉन हेनरी न्यूमैन, थर्ड ऑप्शन इज थॉमस मैकले, लास्ट ऑप्शन इज जेम्स एंथनी फ्राउड. किसने इसमें से इसको लिखा है? द ड्रीम ऑफ जीरोनिसिस. ठीक है, एंड द राइट आंसर इज जॉन हेनरी न्यूमैन. न्यूमैन जी ने लिखा है ड्रीम ऑफ जीरोनिसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
John Stuart Mill was undeniably influenced by his philosopher father, who treated his young son as an educational experiment, providing him with a broad and deep knowledge of a variety of intellectual topics. What was the name of Mill's father? जॉन स्टार्ट मिल जो थे वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है, जो कि उन्हें एजुकेशन एक्सपेरिमेंट देते थे, उन्हें अपने छोटे बेटे की तरह ट्रीट करते थे, साथ ही उन्हें एजुकेशन एक्सपेरिमेंट भी मतलब दिखाते थे, प्रोवाइडिंग हिम विथ ब्रॉड एंड डीप नॉलेज, उन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज प्रोवाइड करते थे विथ इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह रहता था, और उससे उन्हें एक्सपेरिमेंट करवाते थे, एजुकेशन नॉलेज देते थे, ठीक है। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर, उनके पापा का नाम क्या था? एंड द ऑप्शंस आर जेम्स मिल, एंथनी मिल, क्रिस्टोफर मिल, मार्क मिल, एंड द राइट आंसर इज जेम्स मिल। तो जॉन स्टार्ट मिल जी के फादर का नाम क्या था? जेम्स मिल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन स्टार्ट मिल केम टू इमोलेट his father by rising to the position of chief examiner in the trading company, in this trading company. Which company was this? तो जॉन स्टार्ट मिल जो थे, जो उनके जॉन स्टार्ट मिल जी जो थे, he came to emulate his father by rising to the position of chief examiner. उन्होंने पोजिशन ग्रहण किया था चीफ एग्जामिनर का, कहाँ पे? ट्रेडिंग कंपनी में। तो उस कंपनी का नाम क्या था? एंड ऑप्शंस आर द ईस्ट इंडिया कंपनी, द वर्जीनिया कंपनी, द बारबरी कंपनी, द लंदन कंपनी, एंड द राइट आंसर इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बाद में चीफ एग्जामिनर बन गए थे, कौन? जॉन स्टार्ट मिल, आफ्टर हिज फादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन ऑफ जॉन स्टार्ट मिल continued when he was sent to France at the age of 14. This constant studies eventually led to a deep bout of depression when Mill turned 20, but this was lifted as Mill began to socialize with other young thinkers such as Gustav D. Eichstätt and John Sterling. What other joy is described as being responsible for lifting Mill's depression? तो जॉन स्टार्ट मिल की जो पढ़ाई जो थी कंटिन्यू हुई कब तक? जब तक वो फ्रांस में भेजे गए एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, व्हेन ही वाज सेंट टू फ्रांस एट द एज ऑफ 14, तो उनकी पढ़ाई कंटिन्यू थी। एंड दिस स्टडी इवेंचुअली लेड टू स्ट्रॉन्ग अबाउट अ डिप्रेशन, बाद में डिप्रेशन होने लगा पढ़ाई के दौरान जब वो 20 साल के हो गए, ठीक है, और देन वो बहुत यंग थिंकर्स के साथ मतलब मिलने लगे थे, सोशलाइज हो गए थे, जैसे कि गस्टेव डी आइस्टल जो थे, ठीक है, जॉन स्टार्लिंग, इस सबसे साथ उनका मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था, तब वो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे। तो व्हाट अदर जॉय इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग मिल्स डिप्रेशन, और क्या कारण हो सकता है? व्हाट अदर जॉय, और क्या खुशी थी जो उनको विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जो कि उनकी डिप्रेशन का कारण बन गया था। एंड दीज आर द ऑप्शंस द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ओपियम, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, द म्यूजिक ऑफ मोजार्ट। राइट आंसर इज द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ जो है ये सब देखकर वो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज अर्ली 20s जॉन स्टार्ट मिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वुमेन हु कुड बिकम द लव ऑफ हिज लाइफ एंड whom he later married. What was this woman's name? जो अर्ली 20 की बात चल रही है उसमें जॉन स्टार्ट मिल जो थे उनको मिलाया गया था एक ऐसी औरत के साथ जो कि who could become the love of his life, जो कि उनकी ज़िंदगी का प्यार बन सकती थी, and whom he later married, जिससे उन्होंने बाद में शादी की। उस औरत का नाम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर साइमन डी बीवर, कैथरीन थॉमसन, हैरिट टेलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। राइट आंसर इज हैरिट टेलर, उनकी वाइफ का नाम क्या था? हैरिट टेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल रिजेक्टेड द व्यू ऑफ फिलोसोफर्स सच एज इमैनुअल कांट that there was reality outside of what we could detect using our senses. This aligned him with David Hume and John Locke in this philosophical school of thought. Which school was this? मिल ने रिजेक्ट कर दिया था कुछ फिलोसोफर्स के व्यूज़ को, ठीक है, सच एज इमैनुअल कैंट का उनका व्यू जो था उनको उन्होंने मिल जी ने रिजेक्ट कर दिया था। That there was reality outside of what we could detect using our senses. तो उसमें रियलिटी जो है कुछ सच्चाई जो कुछ और है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सेंस को यूज़ करके, ठीक है, हम पता कर सकते हैं अपने सेंस को यूज़ करके कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट उन्होंने कुछ और ही व्यू बताया हुआ है तो इन्होंने उनका मैच नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने उनके व्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। दिस अलाइन हिम विद डेविड ह्यूम, एंड इसकी वजह से वो डेविड ह्यूम और जॉन लॉक से वो थोड़े दूर भटक गए थे, ठीक है, थोड़ी दूरियाँ उनमें आ गई थी इन दिस फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट। सो विच स्कूल वाज दिस? उस स्कूल का नाम क्या है? स्टोइसिज्म, एम्पिरिसिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म। राइट आंसर इज एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म जो स्कूल का थॉट था, जो सोच था। एम्पिरिसिज्म मीन्स व्हाट, इसमें दो चीज़ होती हैं, ये भी राइट हो सकती है, ये भी राइट हो सकती है। किसी क्षेत्र में इस बात को राइट माना जाता है, किसी क्षेत्र में उस बात को राइट माना जाता है।
जब कोई कंफ्यूजन होती है ना कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसी बातों को क्या कहते हैं, एम्पिरिसिज्म कहते हैं। और इस चीज़ में मिल जी का जो व्यूज़ था इनसे मिलता नहीं था, इस वजह से ये इन दोनों से थोड़े अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन स्टुअर्ट मिल बिलीव्ड इन हिज कॉन्सेप्ट which holds that the best action to take in any circumstance is that which yields the greatest pleasure for all involved. Which concept formulated by Jeremy Bentham is this? Options are skepticism, idealism, pragmatism, utilitarianism. And the right answer is utilitarianism. तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो बिलीव करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसमें एक्शन है, who holds the best action to take in any circumstance is that, ऐसा एक्शन है जिसमें कुछ प्रोडक्शन होता है, क्या चीज़ का, द ग्रेटेस्ट प्लेजर, इसमें बहुत खुशी मिलती है फॉर ऑल इन्वॉल्व, जो भी सब इन्वॉल्व है उस एक्शन से खुशी मिलती है, ऐसे में मिल जी का विश्वास है। ठीक है, एंड विच कंसेप्ट फॉर्मुलेटेड बाय जेरेमी बेंथम इज दिस, तो कंसेप्ट का नाम क्या है, सो दैट इज यूटिलिटेरिज्म, जिसमें सबका यूटिलाइज होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन स्टुअर्ट मिल वॉज ए लिबरल एंड बिलीव दैट एन इंडिविजुअल कुड डू वट एवर ही प्लीज एज लॉन्ग एज इट डिड नॉट harm others. In what famous work did Mill outline his liberal beliefs? And the options are the conscious mind, freedom and discernment, on liberty, being and nothingness. And the right answer is on liberty. जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो एक लिबरल थे, ठीक है, सबके लिए सेम थे, लिबरल थे, एंड बिलीव दैट, वो विश्वास करते थे कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो सब कुछ कर सकता है जिससे उसे खुशी मिलती है, जब तक वो किसी को हार्म ना कर सके। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फेमस वर्क था मिल जी का, आउटलाइन हिज लिबरल बिलीफ्स, जो उसमें उन्होंने लिबरल बिलीफ को दर्शाया है, उस वर्क का नाम क्या है, तो दैट इज ऑन लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क दैट इज विच सब्जेक्ट ऑन विच ही पब्लिश एन आर्टिकल 1869 वॉज जॉन स्टुअर्ट मिल एन अर्ली सपोर्टर ऑफ, तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने 1869 में उन्होंने पब्लिश किया था इस आर्टिकल को। ठीक है, और वो था उनका पहला सपोर्टर। अर्ली स्टुअर्ट मिल जो थे ही वॉज एन अर्ली सपोर्टर ऑफ, तो वो कौन सब्जेक्ट था, फेमिनिज्म, रेशियल सेग्रीगेशन, मार्क्सिज्म, आर्कटिक एक्सप्लोरेशन। एंड द राइट आंसर इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को लेकर टॉपिक था जिसमें स्टुअर्ट मिल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, और वही सब्जेक्ट था फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मीन्स औरतों को लेकर स्पेशल उन्हें इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, दैट इज द फेमिनिज्म। ओके, in his A System of Logic, John Stuart Mill laid out how logic could and should be used to analyze information to come to the most reasonable conclusion. What term is used for this type of reasoning, in which evidence supposes the truth of a statement but doesn't ensure it? And the options are definitive reasoning, inductive reasoning, deductive reasoning, educated guessing. And the right answer is इंडक्टिव रीजनिंग। तो एक सिस्टम ऑफ लॉजिक जो होता है उसमें उन्होंने मिल जी ने अपना लॉजिक दिया था, जिसमें वो एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और उसके बाद वो कोई कंक्लूजन लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको ऐसे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, सो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें आप पहले क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में जाकर आप एक कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज John Stuart Mill writes that society can punish people's behavior when it contradicts the wills of the majority, it undermines social cohesion, it harms other people, all of the above. And the right answer is it harms other people. John Stuart Mill ने लिखी थी सोसाइटी को लेकर कि सोसाइटी कैन पनिश पीपल्स बिहेवियर, सोसाइटी क्या कर सकती है, पीपल के बिहेवियर अगर सही नहीं तो उसे पनिश कर सकती है जब वो क्या करे, जब वो दूसरों को हार्म करे। ठीक है, अगर वो किसी को हानि पहुंचाता है दूसरे इंसानों को, तो उस सोसाइटी क्या कर सकती है, उस पीपल को पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल एजुकेशन शुड बी, मिल जी के हिसाब से एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी मैंडेटेड बाय द स्टेट, determined by the wishes of the parent, determined by the wishes of the child, and last option is determined by majority of opinion. And the right answer is mandated by the state. एजुकेशन जो है एक स्टेट के द्वारा बनाई गई हो, जो कि मैंडेटरी हो, सबके लिए हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ जेम्स disagrees with Jessica's private spending habits, James would say he should। अभी तक हमने 19 जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो टोटली हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल जी को लेकर लिया था। ठीक है, तो हमने प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए इस वीडियो के थ्रू, जिसमें हमने मिल जी के बारे में दर्शाया है, मिल जी के बारे में आपको डिस्कस किया है। ठीक है,
थ्रू MCQs। अब हम दूसरे में जा रहे हैं, जेम्स स्टुअर्ट मिल को लेकर ही है, चल रहा है, बट उनसे रिलेटेड कुछ और भी चल रहा है, ठीक है। तो इफ जेम्स डिसएग्रीज, अगर जेम्स नहीं मानते हैं, जेसिका का प्राइवेट स्पेंडिंग हैबिट नहीं पसंद करते हैं, तो मिल जी क्या कहेंगे। हाँ, अभी भी हमारा मिल वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, आगे भी हम कुछ इस तरह से क्वेश्चंस मिल जी को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा, एंड यस लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका ऑप्शंस। ट्राई टू पास ए लॉ बैनिंग दैट बिहेवियर, ostracize Jessica from all social functions, try to prevent her from continuing those habits, and last option is none of the above. Right answer is none of the above. तो जेसिका से जब वो डिसएग्री करते तो वो क्या करते थे, तो इसमें से कुछ भी नहीं करते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन स्टुअर्ट मिल ट्राइज टू जस्टिफाई इंडिविजुअल लिबर्टी थ्रू options are showing that it is socially beneficial, showing that it is required by the social contract, showing that it is commanded by God, none of the above. And the right answer is showing that it is socially beneficial. जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उन्होंने बहुत ट्राई किया है जस्टिफाई करने के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी, हर एक का जो लिबर्टी होता है, हक होता है, दैट शुड बी थ्रू, कैसे उन्होंने दर्शाया है, सो इट इज़ सोशली बेनिफिशियल, इससे सोशल सबको फ़ायदा होता है, इस तरह से उन्होंने दर्शाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूटिलिटेरियन इज समवन हु, यूटिलिटेरियन कौन होता है, जो, and the options are believes that rights are derived from natural law. Second option is ignores the consequences of action in determining the morality, judges goodness based on whether something promotes social good, says that reason compels people to accept certain universal maxim. And the right answer is judges goodness based on whether something promotes social good. तो यूटिलिटेरियनिज्म कौन होता है, जो जज करता है अच्छा देख कर, ठीक है, इसमें बेसिस क्या होता है, जिसमें कोई प्रमोट कर रहा है सोशल गुड, अगर सोशली कुछ एक अच्छा कर रहा है वो, तो उसे जज किया जाता है, गुडनेस दिया जाता है, एंड दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबर्टी इज डिफाइंड बाय J.S. Mill इन द फर्स्ट चैप्टर ऑन लिबर्टी एज, ऑप्शंस आर फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी, द पावर टू डू सम व्हाटएवर वन वांट्स, थर्ड ऑप्शन इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर free will really exists, and last option is the nature and limits of the authority society can have over the individual. And the right answer is the nature and limits of the authority society it can have over the individual. तो लिबर्टी जो है J.S. मिल ने किस तरह से डिफाइन किया है अपने फर्स्ट चैप्टर में ऑन लिबर्टी, जो उन्होंने लिखी है ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने लिबर्टी को किस तरह से डिफाइन किया है, तो दैट इज लिबर्टी इज डिफाइंड एज द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ द अथॉरिटी, एक अथॉरिटी का एक नेचर है, एक लिमिट है सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी कैन हैव ओवर द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी क्या कर सकती है, ऑथराइज कर सकती है, ओके, दैट इज लिबर्टी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल डिफेंस फ्रीडम of opinion for all of the following reasons except, and the options are the popular opinion could be wrong, both opinions might be partly true, debating one's opinion is the only way to really understand them, natural laws requires that opinions be seen as sacred. Right answer is natural law requires that opinions be seen as sacred. So मिल ने डिफेंड किया है, बचाया है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को, उन्होंने जो दर्शाया है, व्यूज़ दिया है फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन्स, सारे रीजन्स को देखते हुए, एक्सेप्ट उन्होंने क्या चीज़ को नहीं ध्यान दिया है, क्या चीज़ को छोड़ दिया है, सो दैट इज नेचुरल लॉ रिक्वायर्स, नेचुरल लॉ को क्या ज़रूरत है, दैट ओपिनियंस शुड बी सीन एज सैक्रेड, ओपिनियंस जो होती है सैक्रेड होनी चाहिए, इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने अवॉइड किया है, बाकी सारी बातों को उन्होंने ध्यान देते हुए फ्रीडम ऑफ ओपिनियन उन्होंने बताया है, ठीक है। तो दिस लास्ट क्वेश्चन इज जॉन स्टुअर्ट मिल्स रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी अप्लाई टू, and the options are children, barbarians, women, none of the above, and the right answer is women. जॉन स्टुअर्ट मिल जी का जो रिक्वायरमेंट है एक लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अप्लाई कहाँ किया जाता है, वुमेन पर ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा एंड कमेंट्स जरूर करिएगा, एंड हाँ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने जॉन स्टुअर्ट मिल जी के बारे में ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। पसंद आया होगा आशा करती हूँ। थैंक यू, जय हिंद।